तो सर आपने अब तक कितने सारे लोगों को गायनेकोमेस्टिया से मुक्त किया है सर? लगभग 1000+ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की हुई है। सर आपका क्या रिव्यू है, लोगों को गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए बिकॉज इससे इफेक्टिव एंड क्विक फास्टेस्ट ट्रीटमेंट कोई और नहीं है। मेडिसिन, ऑयल मसाज, ये ऐसे ट्रीटमेंट है हिट एंड ट्रायल। किसी को सूट कर गया तो कर गया, और फिर यूजली सूट नहीं करता और काम नहीं करता ये इस तरह के ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर सर्जरी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कॉस्मेटिक एक्सपर्ट क्लिनिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के ऊपर, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया, जो कि MCH प्लास्टिक सर्जरी है एंड उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज परफॉर्म की हैं और उनको बहुत ही डेप्थ नॉलेज है गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम सर को वेलकम करते हैं। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह चकोटिया है। कॉस्मो एक्सपर्ट क्लिनिक डायरेक्टर हूँ मैं, और प्लास्टिक सर्जन, चीफ प्लास्टिक सर्जन हूँ। नमस्कार। तो सर आपने अब तक कितने सारे लोगों को गायनेकोमेस्टिया से मुक्त किया है सर? देखिए, मेरे 5 सेंटर हैं, आगरा, अलीगढ़, ग्वालियर, भोपाल और लखनऊ। इन 5 सेंटरों पे बात करें तो हमने पिछले 5 सालों में लगभग 1000+ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की हुई है, सक्सेसफुली की है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो सर आफ्टर डूइंग मोर देन 1000 सर्जरीज, सर आपका क्या रिव्यू है, लोगों को गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली जाना चाहिए बिकॉज इससे इफेक्टिव एंड क्विक फास्टेस्ट ट्रीटमेंट कोई और नहीं है। मेडिसिन, ऑयल मसाज, ये ऐसे ट्रीटमेंट है हिट एंड ट्रायल। किसी को सूट कर गया तो कर गया, और फिर यूजली सूट नहीं करता और काम नहीं करता ये इस तरह के ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली दे हैव टू गो फॉर सर्जरी। सर्जरी जो क्विक रिजल्ट सॉल्यूशन है। आप मॉर्निंग में सर्जरी कराएंगे, आप आफ्टरनून तक खुद देखेंगे आपके चेस्ट से जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू है और वो जो फैट है वो सब हट चुका है, एंड यू आर हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड चेस्ट शेप। सर हमारी एक ऑडियंस का सवाल था, प्रेशर गारमेंट प्लास्टिक सर्जन्स के वो सजेस्ट करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, वो हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। प्रेशर गारमेंट गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद ज़रूरी है बिकॉज स्किन और जो मसल है, जो पेक्टोरल मसल होती है, उसके बीच में आपका ब्रेस्ट टिश्यू और फैटी टिश्यू है। जी सर। जब हम इसको हटाते हैं बाय सर्जरी, लाइपोसक्शन या ग्लैंड रिमूवल करके, तो उसमें जो गैप क्रिएट होता है, वो गैप अगर वैसा का वैसा ही बना रहा तो स्किन सैग होकर लटक जाएगी। वो स्किन लटके ना, इसलिए प्रेशर गारमेंट बहुत ज़रूरी है। स्किन को वापस मसल का एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड फेशिया। स्किन को वापस उस पर अडर करने के लिए, चिपकाने के लिए, और चेस्ट की शेप अच्छे से निकल के आए, उसके लिए प्रेशर गारमेंट बहुत ज़रूरी है। प्रेशर गारमेंट यूजुअली 2 से 2.5 महीने पहनना ज़रूरी होता है, तभी एक प्रॉपर शेप आती है। तो सर काफ़ी लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि एक्सरसाइज करने से गायनेकोमेस्टिया ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग शुरुआत तो देखो अपने, जब नोटिस होता है कि हाँ मुझे गायनेकोमेस्टिया हो गया है, वो शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं। यस सर। दे डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट, चेस्ट के सारे वर्कआउट्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, बेंच प्रेस और तरह तरह की। मैं भी खुद जिम जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ बहुत से पेशेंट वहाँ पे क्लाइंट होते हैं जो गायनेकोमेस्टिया से सफ़र कर रहे होते हैं। मैं उनको नोटिस करता हूँ, दे आर डूइंग मोर चेस्ट वर्कआउट बिकॉज ऑफ दैट फॉल्स अजम्पशन कि चेस्ट वर्कआउट करेंगे तो गायनेकोमेस्टिया ख़त्म हो जाएगा। अगर देखिए फैट है उस ब्रेस्ट टिश्यू में या गायनेकोमेस्टिया में, तो वो कम हो जाएगा, नो डाउट हो जाएगा कम। आप फैट लॉस करेंगे, कम हो जाएगा। बट इफ़ इट इज़ अ ग्लैंड, ठीक है, और ग्लैंड प्लस उसका फैट का कॉम्बिनेशन है उसमें, ठीक है। किसी ग्लैंड बहुत हार्ड होती है तो दैट इज़ प्योर ग्लैंड, और किसी के ग्लैंड में फैट का कंपोनेंट भी होता है। यस सर। ठीक है, तो अगर इस तरह का कंपोनेंट है तो भी ओनली विथ एक्सरसाइज ये नहीं जाएगा। ओनली फैट है वो चला जाएगा। एंड सर आफ्टर सर्जरी आपका क्या प्रोसीजर रहता है, आप क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि वो इतने टाइम के बाद अपनी सर्जरी और जो उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ है उनको रिज्यूम कर सकते हैं? बहुत से पेशेंट का सवाल होता है कि सर्जरी करवाने के बाद हम कोई वज़न उठा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं, और वर्कआउट कब से कर सकते हैं, ये उनका बहुत सवाल है। क्योंकि वो वर्कआउट ट्राई कर चुके होते हैं जो कि काम नहीं किया था, थोड़ा सा वर्कआउट के लिए वो कहना चाहिए कि यूज टू होते हैं, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर्जरी के बाद हम वर्कआउट कब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद
आप 1-2 दिन थोड़ा सा रेस्ट करें, कोई बहुत हैवी वेट ना उठाएं। नॉर्मली वेट जैसे बुक्स है, आपका कुछ भी पानी वानी का ग्लास व्लास, ये सब नॉर्मल वेट आप उठा सकते हैं। अंडर 5 to 4 kg आप अपना वेट, कोई भी वेट कैरी कर सकते हैं। हैवी वेट थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर 10 to 12 डेज आप थोड़ा सा वेट हैवी भी उठा सकते हैं अपने घर के जो भी सामान वगैरह है उसको। वर्कआउट की अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आफ्टर 21 डेज यू स्टार्ट विथ लाइट वर्कआउट, लाइक अगर आप पुशअप फ्लोर पे करते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइन पुशअप कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चेस्ट प्रेस या बेंच प्रेस के यूज टू है करना पसंद करते हैं तो आप लाइट वेट से शुरू करें। आफ्टर 21 डेज डंबल से शुरू करें, ठीक है। डंबल से शुरू करें और फिर धीरे धीरे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, आपको पेन का ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन नहीं रहता, हल्का सा डिस्कम्फर्ट रहता है, बिकॉज अंदर हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है। कंप्लीट हीलिंग में लगभग 3 मंथ का टाइम लगता है, कंप्लीट वाला इनर हीलिंग में। ऊपर से ऐसा कुछ नहीं कि कोई जख्म दिख रहा है या ऐसा कुछ दिक्कत आ रही है। इनर हीलिंग बॉडी के किसी भी टिश्यू की टोटल हीलिंग में लगभग 3 मंथ का टाइम लगता है। 3 मंथ के बाद यू कैन गो एक्सटेंसिव, बट आफ्टर 3 वीक्स दैट इज 21 डेज आप थोड़ा सा लाइट शुरू करें, लाइट एक्सरसाइज शुरू करें, और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप अपना वेट को बढ़ा सकते हैं, उसको वेट ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो सर काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि एग्जैक्टली गायनोमेस्टिया है क्या सर, तो आप उसके ऊपर कुछ हमें एक्सप्लेन कीजिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली गायनोमेस्टिया है क्या मेडिकल साइंस के हिसाब से। देखिए, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया 2 शब्दों से बना है, गायनी एंड मेस्टिया। गायनी का मतलब होता है फीमेल और मेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट, ठीक है। तो जब मेल में, पुरुषों में फीमेल जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो ये तो गायनेकोमेस्टिया का मतलब हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है यूजुअली पुरुषों में जब हो तभी किसी को कंसिडर किया जाता है गायनेकोमेस्टिया, अदरवाइज फीमेल में तो नॉर्मली होते ही ब्रेस्ट, है ना। दिस इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। और गायनेकोमेस्टिया जो है ये बहुत कॉमन है आजकल और लगभग सभी एज ग्रुप में देखने को मिलता है। ओके सर, एंड सर इसमें कुछ ग्रेड्स या ऐसा कुछ होता है? गायनेकोमेस्टिया की ग्रेड होती है सीवियरिटी के हिसाब से। यस सर। जितना सीवियर है उतनी ही ज़्यादा हाई ग्रेड होती है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 4 ग्रेड होती हैं, ठीक है। ग्रेड 4 में आपका जो निपल होता है, मतलब वो सीवियर ग्रेड का है। जो निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है वो थोड़ा सा ड्रूप करने लगता है, तो दैट इज़ ग्रेड 4 हो जाती है। तो ऐसे इस तरह से ये 4 ग्रेड होती है, ठीक है। सर आई नो कि इन द पास्ट ईयर्स सर आपने बहुत सारी गायनोमेस्टिया सर्जरीज की हैं, तो सर अकॉर्डिंग टू दैट आप हमको ये बता सकते हैं कि इंडिया में ये कितना कॉमन है? इंडिया में ये लगभग मैंने एक रिसर्च देखी थी तो उसमें लगभग 35% लोगों में ये पाया जाता है गायनेकोमेस्टिया। इसकी अगर शुरुआत करें तो बच्चा जब बड़ा होता है तो ऑलमोस्ट एवरी एडोलेसेंट, जो बच्चे थोड़े से चबी होते हैं, थोड़े से फैटी होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उनमें यूजुअली मिलता है। पर एक एडोलेसेंट एज के बाद ये फिर रिग्रेस होना शुरू होता है। किसी किसी कंडीशन में ये अगर रिग्रेस नहीं होता है तो फिर वो वहाँ पे परमानेंट ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है, एक ग्लैंड बन जाती है, जो कि फिर वो कम नहीं होती है। वो उसको मतलब ठीक है, अगर उसके बाद वो बच्चा अपने टीन एज में या यंगर एज में अपना वेट लॉस भी कर ले, लेकिन वो ब्रेस्ट टिश्यू एक बार जो एडोलेसेंट एज में बन जाता है वो दोबारा नहीं जाता, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है आजकल और लेकिन ये क्यूरेबल है, तो इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस चीज़ से मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मालूम पड़ती है कि गायनोमेस्टिया एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसको हमको एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत सारी चीज़ों का उसकी लाइफ में सेटबैक आता है। तो सर आपके पास से कुछ पेशेंट्स आए होंगे या फिर आप अपना एक्सपीरियंस से बताइए कि किस टाइप के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिनको गायनोमेस्टिया होता है। मैं एक आपको इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया था, करीब शायद 14-15 साल का था। तो ही वॉज फेसिंग दैट इशू, गायनेकोमेस्टिया की छोटी सी ग्लैंड एक प्रोट्रूड कर रही थी निपल से बाहर, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा मतलब स्पोकन था, उसने अपने घर वालों को बताया, अपनी मदर को, दादी को, सबको बताया कि मुझे प्रॉब्लम है। अब यूजुअली होता क्या है ना कि बच्चे के मन में तो है, उसे कुछ कहना चाहिए फिजिकल जो उसकी बॉडी है, स्ट्रक्चर, उस पर कुछ डिसऑर्डर लगता है, जिसके लिए वो कॉन्शियस भी है। लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स को अपना बच्चा कैसा भी हो वो अच्छा ही लगता है, है, ठीक है।
वो कहते हैं कि नहीं बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, बट दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग। मैं जब पेशेंट से या बच्चों से बात करता हूँ तो मैंने कई बार असेस किया है कि व्हाट साइकोलॉजी दे आर फेसिंग, व्हाट इमोशनली दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ दैट डिसफिगरमेंट ऑफ दैट गायनेकोमेस्टिया। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली वो उसे कनेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, देखते हैं कि कैसा फिजिक होना चाहिए, फिर वो अपनी फिजिक को देखते हैं, उसको पाने की कोशिश भी करते हैं। बहुत से बच्चे अपने से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं, कोई वर्कआउट करना शुरू कर देता है, कोई चेस्ट पुशअप करना शुरू कर देता है, कुछ तो लोग इधर उधर से सोशल मीडिया पे देख के दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं, बट अल्टीमेटली उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज उन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं किया है, प्रॉपर एक डॉक्टर से उन्होंने समझा नहीं है कि क्या कॉज है गायनेकोमेस्टिया का, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर जब वो पेरेंट्स से जाके बात करते हैं कि मुझे ऐसे इश्यू हो रहा है, तो पेरेंट्स भी फिर उसको एक तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं कि चल ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी तो छोटा ही है, इस तरीके से बातें करते हैं। लेकिन उस पूरे दौर में उसका इमोशनल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका होता है बच्चे का, ही कांट फोकस ऑन हर स्टडीज़ एंड ही कांट फोकस ऑन हिज वर्क। ठीक है, और बहुत सारी दिक्कतें मैंने देखा है, महसूस किया कि पेशेंट्स को होती हैं जो कि वो बता नहीं पाते। जब मैं उनसे कंसल्टेशन लेता हूँ तब वो मुझे बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। तो है, इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है गायनेकोमेस्टिया का। और अगर आपका बच्चा अगर बोल रहा है तो मैं यही कहूँगा कि उसको निगलेक्ट ना करें, उसकी बात को सुने और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, मे बी अगर वो बताते हैं कि ठीक हो जाएगा तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, अपना ओपिनियन देके उसे निगलेक्ट ना करें। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल क्या हमारे इंडियन पेरेंट्स की और हम इंडियंस की ये सोसाइटी होती है कि हम जब हमारा किसी भी तरीके का रोग हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, जब वो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे होता है तभी हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करना प्रेफर करते हैं। अगर हम पहले से ही करें, लाइक बहुत से लोगों को इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, अगर वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को मैनेज करें या डॉक्टर्स के टच में रहें तो शायद उनकी डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियाँ ना हो। इंडिया में ये देखा गया है कि हम लोग टालते हैं बीमारी को। ठीक है, पोस्टपोन, वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग, सर ठीक हो जाएगा। बीमारी को हम जब इतना बड़ा कर लेते हैं कि नहीं अब ये ठीक नहीं हो रहा, या अब हमारे खुद के मैनेजमेंट से बाहर है कि अब हमसे नहीं संभल रहा, सब काम करते हैं कि इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, दवाई ले ली कहीं से जाके, मेडिकल स्टोर से जाके कुछ दवाई ले पूछ के मेडिकल स्टोर वाले से, और अपने से ही अपना सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। तो इंडिया में मतलब मैंने देखा है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर पर्सनल हेल्थ। पर अगर बाहर की बात करें अपना वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है दे कंसल्ट डॉक्टर, हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए अपने हेल्थ के लिए, शुड नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारे इंडियन कल्चर में ये बहुत गंदी परंपरा है कि केमिस्ट वाले भैया से मेडिसिन ले आएंगे। तो सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन सर, हमें गायनेकोमेस्टिया के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और हमारे लिए क्या बेस्ट रहता है सर, उसके बारे में आप अब थोड़ी बताइए। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया हुआ क्यों है, इसका डायग्नोसिस बने सर। फिर जब डायग्नोसिस बन जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत यंग एज का बच्चा है, वो आ गया है, तो हम उसको वेटेड वॉच के लिए बोलते हैं एटलीस्ट 14-15 ईयर्स, बिकॉज एडोलेसेंट क्रॉस करता है तो उसके बाद फिर वो थोड़ा बहुत कभी कभी हार्मोन का जो बैलेंस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है तो उसकी वजह से वो रिग्रेस भी हो जाता है। ठीक है, फिर वो जब टीन एज पे आता है, टीन एज पे भी अगर वो रिग्रेस नहीं हुआ है तब हम उसको फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं, सर्जरी या उसके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ हार्मोनल पिल्स भी देते हैं, मेडिकेशन भी देते हैं, ट्रायल देते हैं, उसका हार्मोन लेवल असेसमेंट करते हैं प्रॉपर। अगर उससे भी नहीं रिग्रेस होता है तो फाइनल स्टेज तो फिर सर्जरी है, सर्जरी के से ही बिल्कुल ठीक हो पाता है फिर ये। एंड सर, आज की डेट में मार्केट्स में बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स या मेडिसिन भी आ रही हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हम आपका गायनेकोमेस्टिया ठीक कर देंगे, या फिर इससे आपके गायनेकोमेस्टिया में आराम होगा, या फिर बहुत सारे लोग जिम में जाके ज़्यादा मेहनत करते हैं, चेस्ट के वर्कआउट्स को ज़्यादा करते हैं। तो सर, एक लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि चेस्ट फैट और ग्लैंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है, तो सर आप वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब ओवरऑल ओबेसिटी, ओवरऑल फैट बॉडी पर डिपॉजिट होता है
तो आपका चेस्ट एरिया भी आपकी बॉडी का पार्ट है। जब ओवरऑल बॉडी पे फैट आ रहा है तो चेस्ट पे भी फैट आएगा, ठीक है। अगर सेल्फ डायग्नोसिस की बात करें तो आप अपना सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे सपोज चेस्ट एरिया है, उसके आसपास का अगर टिश्यू आप फील करें और उससे थोड़ा हट के टिश्यू को फील करें, एक पिंच टेस्ट होता है, इस तरह से पिंच करके देखें। अगर वो पिंच में आपका फील अलग आ रहा है तो दैट मीन्स आपके ब्रेस्ट टिश्यू में ग्लैंड है, तो उसके लिए आपको फिर थोड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट एरिया के पास का टिश्यू का फील और आसपास के टिश्यू का फील ऐसे पिंच टेस्ट में इक्वल है, बराबर है, तो दिस इज़ फैटी टिश्यू। तो ये आपके वर्कआउट करने से या थोड़ा फैट लॉस होने से रिग्रेस हो सकता है। ओके सर। सर कुछ हमारे बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं, तो सर मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का सर ये होता है कि ये मेडिसिन से ठीक होगा गायनोमेस्टिया, तो आपका इसके ऊपर क्या? मेडिसिन से ठीक होता है और उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। जो हार्मोनल लेवल से हम असेसमेंट करते हैं, अगर वो हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस है तो हम हार्मोनल पिल्स देते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स देते हैं, जिससे ये रिग्रेस हो जाता है। एंड सर सेकंड क्वेश्चन इज क्या इसको कोई आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज है? देखिए, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा उसका आइडिया नहीं है। बहुत से सोशल मीडिया पे मैंने देखा है लोग क्लेम करते हैं, ऑयल क्लेम करते हैं कि ऑयल लगाने से कम हो जाएगा, और क्या नाम से कुछ ऐसी पिल्स भी बताते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक पिल्स। तो मैंने तो अभी तक किसी भी पेशेंट, अपने करियर में किसी भी पेशेंट को ऐसे नहीं कहते सुना कि हमने वो ट्रीटमेंट लिया जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कम भी हुआ हो, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद ये काम नहीं करे। एक सर हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि हम ना दवाइयाँ खा लेंगे, उसके बाद हमें इंजेक्शन से डर लगता है और सबसे ज़्यादा डर लगता है हमें सर्जरी से। तो सर ये गायनोमेस्टिया की सर्जरी का आप प्रोसीजर थोड़ा अगर लोगों को बताएं तो उनका थोड़ा मतलब डर ख़त्म हो, या फिर उन्हें एग्जैक्टली मालूम पड़े कि गायनोमेस्टिया की सर्जरी क्या होती है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डर है और सिर्फ इस डर की वजह से वो सर्जरी को कभी भी ऑप्ट नहीं करते हैं और फिर फॉर एवर लाइफ जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उसको झेलते रहते हैं। सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि गायनेकोमेस्टिया अर्ली एज में थोड़ा वेट करें। अगर अपने आप हार्मोन जैसे एडोलेसेंट एज पार होती है उसके बाद रिग्रेस हो गया, इट्स गुड। उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट देके देखते हैं। अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी नहीं जा रहा है तो आप दिमाग में ठान लीजिए कि अभी सर्जरी से ही जाएगा। ओके। और सर्जरी से डरने की ऐसी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्जरी बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत वैसी सर्जरी है, बहुत ही रिस्कलेस सर्जरी है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है और बहुत अच्छी सर्जरी है, बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव सर्जरी है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। कोई लंबा ड्यूरेशन का एडमिशन नहीं होता, कोई बहुत देर तक एडमिट नहीं रहना पड़ता, ठीक है। मॉर्निंग में यूजुअली मैं अपने पेशेंट्स को बुलाता हूँ और आफ्टरनून तक पोस्ट लंच में घर भी भेज देता हूँ जी। तो इस तरीके से कोई बहुत रिस्कलेस सर्जरी है। और सर्जरी का जो तरीका होता है उसमें दो तरीके होते हैं, एक लाइपोसक्शन करते हैं, दूसरा लाइपोसक्शन विद ग्लैंड रिमूवल। तो वो हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि पूरा टिश्यू अगर फैटी ज़्यादा है, उसमें फैट ज़्यादा है, तो वी विल ओनली डू लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन से ही पूरा वो ब्रेस्ट टिश्यू को हम निकाल लेते हैं। और अगर फैट के साथ साथ कुछ ग्लैंडुलर कंपोनेंट भी है, ठीक है, देन वी डू लाइपोसक्शन प्लस ग्लैंड रिमूवल। ग्लैंड रिमूवल में हम जो एरियोला स्किन की मार्जिन है वहाँ पर एक सेमी सर्कुलर इंसिजन देते हैं और वहाँ से उतने से इंसिजन से पूरी ग्लैंड को हम रिट्रीव करके उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे की सर्जरी होती है और जैसे ही पेशेंट को थोड़ा होश आता है, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है, आराम से घर जाए। मतलब सर मेरे ये मैं एज अ डे केयर प्रोसीजर करता हूँ, सुबह बुलाता हूँ, शाम को घर भेज देता हूँ, शाम को भी दोपहर में घर भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे लोगों के सवाल थे और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चलते रहते हैं और वो इसी हेजिटेशन में रहते हैं कि हम किसी से इस चीज़ को डिस्कस ना करें ना करें। तो सर अगर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि पास में आपके पास लोगों ने ट्रीटमेंट ली है, तो सर आप उसके बारे में उनके कुछ पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज़ हैं उसको शेयर कीजिए। बिफोर गायनोमेस्टिया उनकी लाइफ कैसी थी, आफ्टर गायनोमेस्टिया उनकी लाइफ कैसी हुई और सर्जरी करवाने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, उनकी चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल वेलबींग हो या फिर उनकी सोसाइटी में लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लाइक जब मैं स्कूल में था, अगर किसी बंदे को गायनोमेस्टिया होता था तो लोग उसे के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स करते थे, ठीक है, बट वो लोग
उस चीज़ को ऑप्ट नहीं करते, बट आज के ज़माना बदल चुका है, सोशल मीडिया पे हमें हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है। तो आपसे जुड़कर अगर कोई इंसान कंसल्ट करना चाहे तो फिर आप उसको किस तरीके से कंसल्ट आउट करते हैं, और आपकी जो पेशेंट की सक्सेस स्टोरीज़ है वो सर एक दो हमारे साथ शेयर कीजिए सर। जैसे मैंने एक तो बताया, अभी वो 14 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, उसका हमने सर्जरी किया, काउंसिल किया पहले कि थोड़ा वेट कर ले, बट ही वाज सो एडमेंट कि मुझे कराना ही कराना है। देन वी डिस्कस विद हिज ग्रैंड मदर और हिज फादर एंड देन वी प्रोसीड। बहुत छोटी ग्लैंड थी, उन्होंने बहुत छोटे इंसिजन से निकाल दिया, और बिल्कुल आज की तारीख में वो बहुत हैप्पी है, अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। तो उसकी मदर ने बाद में जाके बताया कि ही इज़ वेरी हैप्पी नाउ, और अपना पूरा तरह से अपने काम पे ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहा है। तो ये तो एक स्टोरी हो गई। मेरे पास एक एनसीआर से एक पेशेंट आया था, उसने वो इज़ वर्किंग इन सम एमएनसी, और उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने फ़ोन पे उसकी कंसल्टेशन ली, और ही वाज वेरी डिप्रेस्ड उस टाइम पर। डिप्रेस कि वो उसके ऐसे इश्यूज़ थे कि वो बहुत ही कहीं पे जाता है तो टी शर्ट नहीं पहन सकता, स्विमिंग पूल में जाने से शर्ट ऑफ करने से उसको बहुत ही डर लगता था, या वो टी शर्ट पहन के ही उतरना पड़ता था स्विमिंग पूल में। तो बिकॉज ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, तो होटल लाइफ्स और उसमें पूरा रहता था, तो उस तरीके से उसके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो मैंने समझे कि हाँ कितना एक प्रेशर रहता है गायनेकोमेस्टिया का, एक अपनी फिजिकल इमेज को लेके। तो फिर उसने मुझसे बात की, वो मेरे पास आया, मैंने उसे समझाया और पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। उसका ग्रेड 4 या 3 का गायनेकोमेस्टिया था, ग्रेड 3 था। हमने उसकी सर्जरी की। सर्जरी के बाद वो प्रेशर गारमेंट के लिए आया 2 दिन बाद। यू विल नॉट बिलीव कि चेहरे पे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस। और जब वो अपनी चेस्ट प्रेशर गारमेंट पहन रहा था और पहन के अपनी चेस्ट को देख रहा था, हमने ड्रेसिंग हटाई, प्रेशर गारमेंट पहनाया, तो ही वॉज लाइक उसका दूसरा जन्म हो गया, दूसरा दिन इधर रीबर्थ। और ही वॉज वेरी थैंकफुल। उसने हमारे सोशल मीडिया पे हमें रिव्यूज़ भी डाले काफ़ी, और अभी भी आता है, कभी जब भी अगर आता है तो मुझसे ज़रूर मिलता है। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। एक ये स्टोरी हो गई। एक अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया था। ही वॉज अ बॉडी बिल्डर, मतलब एज रही है उनकी करीब 24-25 साल की, तो वो बॉडी बिल्डर था और कुछ सप्लीमेंट्स लेता था उस टाइम पे, यूजली स्टेरॉइड वगैरह लिए थे उसने। और उसके बाद फिर उसको वो ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो गया। ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होने के बाद उसने कंसल्ट किया, इधर उधर समझ में नहीं आया। देन ही कम टू मी, उसने देखा मेरे सोशल मीडिया पे और नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन ली। देन ही कम टू मी, डिस्कस किया, उसे भी हमने ऑपरेट किया, और नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। ही इज़ अगेन प्लानिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, मतलब छोड़ दी थी उसने बॉडी बिल्डिंग बिकॉज ऑफ दैट टिश्यू, और इज़ अगेन प्लानिंग फॉर दैट बॉडी बिल्डिंग। मेरे पास बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स भी आते हैं कि सर चेस्ट शेप अच्छी हो गई है, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो फैट हो गए, पर ये ग्लैंड एक प्रोट्यूट करती रहती है, तो इसमें हमारे मार्क्स कट जाते हैं, उनकी बॉडी बिल्डिंग के जो पॉइंट्स होते होंगे उसमें। तो मेरे पास ऐसे काफ़ी बॉडी बिल्डर्स ने भी अपनी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवाई है, एंड दे ऑल आर हैप्पी। सो सर्जरी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सर्जरी, इट्स अ वेरी इफेक्टिव सर्जरी। ठीक है, बस यही है कि आप उससे डरे नहीं और उसको कंसल्ट करके उसके करवाएं। सो सर थैंक यू सो मच इतने आपका अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, एंड इतने गंभीर मुद्दे पर सर आपने अपनी व्यूज़ देने के लिए, आपके एक्सपीरियंस है सर। बट काफ़ी लोगों का सर एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि जब भी उनकी किसी भी तरीके की सर्जरी होती है तो लोगों को ये डर रहता है कि अगर हमें जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हमें बेहोश करेंगे तो हमारे साथ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो सर जितना मुझे पता है कि एनेस्थीसिया भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, उसमें से जिसमें से गायनेकोमेस्टिया किया जाता है वो एक लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक जनरल एनेस्थीसिया होता है सर। तो आप किस पॉइंट पर डिसाइड करते हैं कि किसको किस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाएगा, और मॉडर्न डे एनेस्थीसिया कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, ये आप थोड़ा अपने हमारे लोगों को बताइए सर। एनेस्थीसिया आजकल बहुत एडवांस हो गया। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने पेशेंट को मॉर्निंग में ऑपरेट करता हूँ और आफ्टरनून तक भेज देता हूँ घर पे। तो पहले यूजली जब एनेस्थीसिया दिया जाता था, जनरल एनेस्थीसिया, तो यूजली एक मतलब कहना चाहिए कि एक चलन था कि 24 घंटे तो हमको हॉस्पिटल में स्टे करना ही होगा। पर आजकल मॉडर्न डे एनेस्थीसिया की वजह से ये चीज़ों में दिक्कत नहीं आती है। अब रही बात ये गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कौन कौन से एनेस्थीसिया में आती है, तो मोटा मोटा 2 एनेस्थीसिया होते हैं, एक लोकल एनेस्थीसिया और एक जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का ये बेनिफिट होता है कि मेनली यही बेनिफिट होता है कि उसको पेशेंट पूरी तरह से होश में रहता है। आपको केवल वो ब्रेस्ट टिश्यू एरिया को ही हमको सुन करते हैं और वहाँ से हम फैट और ग्लैंड को निकाल के इमीडिएटली वी कैन सेंड पेशेंट होम, घर पे भेज सकते हैं।
तो हॉस्पिटलाइजेशन या उसका बेड चार्जेस, ये सब चार्जेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया सर्जरी थोड़ी सस्ती पड़ती है। यस। और जनरल एनेस्थीसिया में हम पेशेंट को एक यहाँ पर कैनुला लगाते हैं, उससे मेडिसिन देते हैं, पेशेंट को नींद आती है, वो सो जाता है, और जब एनेस्थीसिया का जो रिवर्ट करते हैं, जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी सर्जरी हो चुकी होती है। मैं यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बिकॉज ऑफ मॉडर्न डे एनेस्थीसिया, जैसे मैंने कहा कि हम मॉर्निंग 9-9:30 हम बुलवाते हैं पेशेंट को, 10 और 11 के अराउंड स्टार्ट करते हैं, 12-1 बजे के आसपास सर्जरी ख़त्म हो जाती है, और 2-3 बजे पोस्ट लंच पेशेंट को हम घर भेज देते हैं। तो मुझे आज तक ऐसा कोई इश्यू नहीं आया जनरल एनेस्थीसिया में, और पेशेंट भी बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, कोई पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आई प्रेफर जनरल एनेस्थीसिया। तो सर एज एन रैप आपकी क्या एक्सपर्ट एडवाइस रहेगी सर, जो भी गायनेकोमेस्टिया से पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फील इस चीज़ को झेल रहे हैं, या फिर जो भी लोग अपने दोस्तों को आसपास ये चीज़ें देख रहे हैं उनको शेयर करें वीडियो, तो सर आपकी क्या एडवाइस रहेगी सर आप छोटी चीज़? गायनेकोमेस्टिया सर्जरी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शर्म का कारण बनती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा शर्माने की या छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और खुल के बताएं कि ये हमें प्रॉब्लम है, और अगर वो सर्जरी बता रहे हैं, पहले तो पूरा इवैल्यूएशन करेंगे ही, और इवैल्यूएशन के बाद जो भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, सपोज मेडिकल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, उसे अच्छे से फॉलो करें, देन रीवैल्यूएट करेंगे डॉक्टर, और उसके बाद अगर वो इफेक्टिव है तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है और अगर वो सर्जरी कह रहे हैं तो कंफ्यूज ना हो, और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बार इधर उधर क्रॉस चेक करने की। अगर आप किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछ रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन से पूछ रहे हैं, तो वो आपको सही सलाह देंगे, और प्लास्टिक सर्जन की बात मान के गो अहेड फॉर सर्जरी, क्योंकि इससे घबराने से, इससे भागने से आप ही परेशान होंगे, ठीक है। और सर्जरी जैसा मैंने बताया कि डे केयर सर्जरी होती है, सेम डे आप घर चले जाते हैं और किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया से शर्माने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ के स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और यू विल फील बेटर एंड कॉन्फिडेंट आफ्टर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम दूसरे किसी पॉडकास्ट में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइज, डॉक्टर प्रणय सिंह जी ने इस वीडियो के माध्यम से आपके काफ़ी सारे सवालों का गायनेकोमेस्टिया के ऊपर जवाब दिया हुआ। अगर आपका फिर भी कोई सवाल या सुझाव है, या आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ये सारे शहरों में हमारे क्लिनिक्स उपलब्ध हैं, आप यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं, जो भी सिटी आपके नियर बाई है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें।